स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। चलिए आइए शुरू करें। हमारा पहला प्रश्न है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपको इससे पहले जान लेना जरूरी है अक्षांश क्या होते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को बीचों बीच से एक रेखा जा रही है जिसे भूमध्य रेखा बोला, और इसी रेखा के समांतर जितनी भी हम रेखाएं खींच देते हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री एक अक्षांश है। थोड़ा ऊपर खींचा हुआ एक दूसरा अक्षांश है। एक अक्षांश से दूसरे स्थान तक जाने में हमको 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगला है 0 डिग्री देशांतर रेखाएं किस स्थान से गुजरती हैं। तो उस जगह का नाम है ग्रीनविच, जो कि इंग्लैंड या लंदन में स्थित है। देशांतर रेखा क्या होती हैं? आपको यह पृथ्वी दिख रही है। ऊपर वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कह दिया। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला है अमेरिका में कितने समय जोन हैं। तो अमेरिका में समय जोनों की संख्या 7 है। अगला है रूस में कितने टाइम जोन हैं। तो रूस में टाइम जोनों की संख्या 9 है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में टाइम जोनों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न है भारत में कितने टाइम जोन हैं। तो भारत में आपका 1 टाइम जोन है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कौन से संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को देश की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अगला है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियों का उल्लेख है। जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थीं, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। तो टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। उसी में से एक 7वीं अनुसूची है जिसमें सूचियों की संख्या 3 है। उसमें नंबर 1 पर आती है राज्य सूची, फिर आती है केंद्र सूची और फिर आती है समवर्ती सूची। मतलब जिन विषयों पर केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार है वह राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे। जिन विषयों पर केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र सूची के अंतर्गत आएंगे। और जहां पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र और राज्य को, वे समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। अगर मतभेद की स्थिति देखी जाती है तो अवशिष्ट तो केंद्र का कानून ज्यादा प्रभावी होगा। अगला है उपाधियों का अवमूल्यन का मतलब अंत की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 18 है जहां पर उपाधियों का अंत किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच समानता बनाए रखना है। किसी को अलग पहचान न मिले उपाधि के कारण, लोग एक दूसरे को समान समझें। इस कारण भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की व्याख्या की गई है। अगला है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत, यानी भेदभाव का अंत किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो अनुच्छेद 23 से 24 तक हमारा जो कि भाग 3 में देखने को मिलता है। भाग 1 में हमने राज्य निर्माण प्रक्रिया देखी, भाग 2 में हमने नागरिकता देखी और भाग 3 में हमने मूल अधिकार देखे। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। टाडा TADA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिटेक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अगला है भारत सरकार ने मानवाधिकार के बढ़ते उल्लंघन को रोकने के लिए कौन सा एक्ट बनाया। तो इसे मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के नाम से जानते हैं। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अगला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ विख्यातवाद का संबंध किससे है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग भैया बोलते हैं सेरीकल्चर। अगला है मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे बोलते हैं पीसीकल्चर। अगला है भैया रेशम के उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसे भैया सेरीकल्चर बोलते हैं। चाहे रेशम कीट का पालन हो चाहे उत्पादन हो, दोनों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन ने अपने गति विषयक नियम दिए थे। अगला है MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो इसे भैया हम लोग न्यूटन कहते हैं। और MKS का मतलब होता है, पद्धतियां 4 होती हैं, MKS, CGS और
FPS और अंतिम रूप से SI पद्धति होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध साहित्य में पिटकों की संख्या कितनी है? तो बौद्ध साहित्य में पिटक भैया 3 हैं। सबसे पहला आता है सुत पिटक, अगला आता है विनय पिटक और अंतिम रूप से आता है अभिधम्य पिटक। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो आपको पता है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसके पहले भी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी जो कि राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई और चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई। प्रथम बौद्ध संगीति भैया राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगीति हमको कुंडलवन में देखने को मिली। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। और प्रथम जैन संगीति कब और कहाँ पे हुई? जैसे हम लोगों ने बौद्ध संगीति देखा था, इसी प्रकार हमने जैन संगीति देखा जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और अगर इसकी समय सीमा की बात करें तो लगभग 300 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और आप लोग जानते होंगे गौतम बुद्ध के 2 शिष्य हुए, एक हुआ आनंद और दूसरा हुआ उपाली। पहला आनंद और दूसरा उपाली। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम राज्य है, जिसे चिकन नेक के नाम से जानते हैं, जो कि 7 सिस्टर्स को भारत से जोड़ने का काम करता है। और सिक्किम में आप लोग एक चोटी देख चुके हैं, कंचनजंगा चोटी देख चुके हैं। और सिक्किम में 2 दर्रे देखे थे, एक दर्रा है नाथुला और दूसरा है जयलेपला दर्रा। अगला है, गारो खासी जयंतियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? ये जनजातियाँ हैं और ये पहाड़ियाँ भी हैं, जो कि हमारे 7 सिस्टर्स का एक राज्य है मेघालय, वहाँ पाई जाती हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। अगर इंदिरा गांधी नहर की स्थिति की बात करें तो हमको राजस्थान राज्य में देखने को मिलती है। अगला है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो इस नदी का नाम है कोसी। इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो कि जिसका उद्गम स्थान नेपाल के हिमालय से। अगला है, दक्षिण भारत का वह राज्य जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वह आंध्र प्रदेश है। अगर यही प्रश्न दूसरी तरीके से पूछ लिया जाए, वह कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात आ जाता है, जिसकी समुद्र तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई की है। और सबसे छोटी समुद्र तट रेखा गोवा की है, जो कि 160 किलोमीटर की है। और दूसरे नंबर पर हमारा आंध्र प्रदेश आता है समुद्र तट रेखा की लंबाई के मामले में। ये थे हमारे 30 प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।